नमस्कार। आज हम भारत में मीडिया के दो, आप कह सकते हैं, बिल्कुल अलग अलग चेहरों पर बात करेंगे। जी। एक तरफ तो वो टीवी मीडिया है जो अक्सर हमें ज्यादा राष्ट्रवादी और कह सकते हैं सरकार के पक्ष में झुका हुआ दिखता है। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी तरफ कुछ ऐसी पत्रिकाएं या अखबार भी हैं जो संस्थाओं की, जैसे कि सेना हुई या सरकार, उनकी काफी तीखी आलोचना करते नजर आते हैं। सही। तो आज हम इन्हीं दो नैरेटिव्स को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और इसके लिए हम टीवी मीडिया के जो विश्लेषण है या फिर कुछ जो वामपंथी झुकाव वाली पत्रिकाएं मानी जाती हैं जैसे फ्रंटलाइन, उनके लेख और कुछ रिपोर्ट्स का सहारा लेंगे। मकसद क्या है? यही समझना कि ये दोनों पक्ष अपनी अपनी कहानी गढ़ते हुए कैसे कभी-कभी सच्चाई के सिर्फ एक पहलू पे ही अटक जाते हैं। बिल्कुल। और शायद पूरी सच्चाई इन दो एक्सट्रीम्स, इन दो छोरों के बीच में ही कहीं छुपी होती है। ये भी देखेंगे कि सवाल किस तरह से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला मुद्दा उठाते हैं असम का। वहाँ प्रवासी और जो डेमोग्राफी बदल रही है उसका सवाल। टीवी मीडिया इसे कैसे दिखाता है? देखिए, टीवी मीडिया में तो अक्सर प्रवासियों के लिए सीधे सीधे घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल होता है। ये हमने देखा है। हाँ, ये तो आम है। और कई बहसों में तो चाहे वो बांग्लादेश से आए हों या कहीं और से शरणार्थी हों, पूरे समुदाय को ही कई बार बिना किसी पुख्ता सबूत के किसी आतंकी विचारधारा से जोड़ने की कोशिश होती है। अच्छा। और अगर कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा है, मान लीजिए, तो उसे फौरन अर्बन नक्सल का लेबल दे दिया जाता है, या फिर पाकिस्तानी प्रोजेक्ट। हाँ बिल्कुल, या पाकिस्तानी प्रोजेक्ट कह दिया जाता है। मतलब एक तरह से उसे राष्ट्र विरोधी रंग देने की पूरी कोशिश होती है। और इस सब शोर में जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनकी अपनी चिंताएं नौकरी को लेकर, संसाधनों को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर, क्या वो दब जाती हैं? हाँ, ये विश्लेषणों में आता है कि उनकी जो वास्तविक चिंताएं हैं वो कहीं ना कहीं अनदेखी हो जाती हैं। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जो आलोचनात्मक पत्रिकाएं हैं वो क्या कहती हैं? वहाँ तस्वीर बिल्कुल उलट है। वहाँ प्रवासियों को लगभग हमेशा सिर्फ पीड़ित की तरह दिखाया जाता है। सिर्फ पीड़ित? हाँ, और भारतीय राष्ट्रवाद को ही कई बार जैसे अमानवीय या दमनकारी बता दिया जाता है। मतलब ये तर्क दिया जाता है कि जो स्थानीय चिंताएं हैं वो असल में कुछ नहीं, बस एक छिपा हुआ पूर्वाग्रह है। ये तो दिलचस्प है। मतलब कि असम के जो स्थानीय युवा हैं उनकी असुरक्षाएं, नौकरी या भविष्य को लेकर उन्हें ज्यादा महत्व नहीं मिलता इन लेखों में। अक्सर नहीं मिलता। और जो जनसांख्यिकीय बदलाव का डर है उसे कई बार सिर्फ इस्लामोफोबिया कहकर खारिज कर दिया जाता है। तो ये भी एक तरह से मुद्दे को बहुत सरल बना देना है। हाँ, ये भी सिंप्लीफिकेशन है। यहाँ एक बात साफ दिखती है कि दोनों ही पक्ष डर का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बाहरी खतरे का डर दिखा रहा है, दूसरा सरकारी दमन का। और असल मुद्दे शायद बीच में ही कहीं फंसे रह जाते हैं। बिल्कुल, संतुलन कहीं नजर नहीं आता। देखिए, हर शरणार्थी घुसपैठिया नहीं होता, ये सच है। पर यह भी सच है कि सीमा पार करने वाला हर व्यक्ति निर्दोषी हो, यह भी जरूरी नहीं। सही कहा। चलिए अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं। भारतीय सेना, कश्मीर और राष्ट्रवाद का जो पूरा विमर्श है, यहाँ भी ऐसे ही दो छोर दिखते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, यहाँ भी साफ तौर पर दो चरम सीमाएं हैं। अगर हम आलोचनात्मक पत्रिकाओं की बात करें तो कुछ लेखों में तो भारतीय सेना की कश्मीर में जो मौजूदगी है उसी को समस्या की जड़ बता दिया जाता है। अच्छा, मौजूदगी को ही? जी। और एएफएसपीए जैसे कानून जो सेना को विशेष शक्तियां देते हैं अशांत क्षेत्रों में, उनकी आलोचना तो ठीक है, वो जायज हो सकती है। लेकिन जब पूरी सेना को ही मानवाधिकार उल्लंघन का प्रतीक बना दिया जाता है तो वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो सवाल उठता है कि क्या ये विश्लेषण कुछ ज्यादा ही सरल नहीं है? क्या इसमें जमीनी जटिलताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है? और इसमें यह भी तो है कि अक्सर ये बात भूल जाते हैं कि यही सेना सियाचिन जैसी कितनी मुश्किल जगहों पर हमारी सीमाओं की रक्षा भी कर रही है। बिल्कुल, ये पहलू अक्सर गायब रहता है उस नैरेटिव से। लेकिन क्या स्रोत ये भी बताते हैं कि इस तरह की जो आलोचना है वो कितनी जमीनी हकीकत पर आधारित है और कितनी एक खास विचारधारा से प्रेरित है? स्रोत इशारा करते हैं कि दोनों बातें हो सकती हैं। खैर, अब दूसरी तरफ देखते हैं, टीवी मीडिया का राष्ट्रवादी नैरेटिव। हाँ, वहां तो सेना का महिमा मंडन होता है। बिल्कुल, वहां सेना को लगभग देवता की तरह पूजा जाता है, जैसे उनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। हर छोटे बड़े ऑपरेशन को भी कई बार इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है जैसे वो कोई ऐतिहासिक सर्जिकल स्ट्राइक हो। और अगर किसी ने सवाल पूछ लिया सेना की किसी कार्रवाई पर या नीति पर, भले ही वो सवाल कितना भी जायज क्यों ना हो, तो उसे फौरन देशद्रोही या पाकिस्तान समर्थक का ठप्पा लगा दिया जाता है। हाँ, और इससे होता यह है कि जो जवाबदेही जैसे जरूरी मुद्दे हैं वो कहीं दब जाते हैं। एकदम सही कहा। यहां भी वही संतुलन की भारी कमी दिखती है। देखिए, लोकतंत्र में कोई भी संस्था, सेना भी सवालों से परे नहीं हो सकती। जवाबदेही तो होनी ही चाहिए।
बिल्कुल। लेकिन सेना की हर आलोचना को देशद्रोह बता देना या फिर सेना को पूरी तरह से विलन की तरह दिखाना, ये दोनों ही अतिवादी दृष्टिकोण हैं। और सेना को राजनीतिक खींचतान का हथियार बनाना वो भी उतना ही गलत है जितना उसकी हर कार्रवाई पर आंख मूंद कर यकीन कर लेना। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि मीडिया का काम सिर्फ खबर देना नहीं है, उसको सही संदर्भ में रखना भी है। जी। लेकिन जब एक खेमा राष्ट्रवाद के नाम पर हर सवाल को दबाने लगता है और दूसरा खेमा आलोचना के नाम पर हर चीज पर, यहां तक कि देश पर ही शक करने लगता है, तो फिर राष्ट्रवाद और विवेक दोनों ही खतरे में पड़ जाते हैं। बिल्कुल सही है। और यहीं पर श्रोताओं के लिए भी एक सोचने वाली बात है कि इन दो चरम मीडिया दृष्टिकोणों से आगे बढ़कर हम जानकारी का मूल्यांकन कैसे करें। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। सवाल पूछना तो महत्वपूर्ण है, यकीनन, लेकिन ये भी सोचना जरूरी है कि सवाल किस नीयत से पूछा जा रहा है, किस तरह से पूछा जा रहा है। क्या हम तथ्यों और भावनाओं के बीच फर्क कर पा रहे हैं? क्या हम समझदारी से संदेह करना सीख सकते हैं? शायद आज के दौर में ये सबसे जरूरी स्किल्स में से एक है। बिल्कुल।